बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो काफ़ी लेट आ रहा है लेक्चर, जबकि मंडे से नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी मसरूफियात हो गई थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज का दिन ख़त्म होने से पहले ही अपलोड कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, ताकि इस वीक का ही लेक्चर काउंट हो। वरना 12 बजे के बाद तो हमारा 12th वीक शुरू हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, चैप्टर 6 बेसिकली हमारा कंट्रोल सिस्टम पे ना, ठीक है। और इस पे हम बात करेंगे, जिस तरह हमने चैप्टर 5 में आउटपुट अपन इनपुट की इक्वेशन निकाली थी ओपन और क्लोज लूप के लिए, ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करने वाले हैं, ठीक है। यानी हमारा जो सिस्टम है जिसपे हम कंट्रोलिंग अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा ये बात हम कर रहे हैं क्लोज लूप की ना, जिसमें फीडबैक हम प्रोवाइड करते हैं। ओपन लूप में तो आपकी जो कंट्रोलिंग होती है मैनुअली हो रही होती है, एक आउटपुट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक आपके पास इनपुट आ रहा है। ओ, एक इनपुट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक आउटपुट आ रहा है। लेकिन क्लोज लूप में क्या होता है कि आप उसी आउटपुट को क्या करते हो, एक एज अ फीडबैक प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, एक एरर सिग्नल जनरेट करवाते हो, और फिर कंपैरिजन के थ्रू फिर आपके पास एक तरीके से आउटपुट आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो अब हम उसी को उसकी स्टेबिलिटी ऑडिट करने वाले हैं कि वो कितना स्टेबल है, ठीक है। तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अच्छा, क्लोज लूप जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है, उसका डिनोमिनेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहलाता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर स्टेबिलिटी। 1+GH नॉर्मली हमने देखा था, जो हमने शुरू में जो थ्योरम्स पढ़े थे चैप्टर 5 के, जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें हमने ये देखा था कि हम डिफरेंट क्लोज लूप नेटवर्क्स की क्लोज लूप नेटवर्क को एनालाइज करते हुए उनके ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे। तो ये टर्म्स हमें बहुत ज़्यादा नजर आई थी। अब हम इन्हीं को यूज करते हुए ना उसी सिस्टम की, उसी नेटवर्क की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। दो मेथड्स होते हैं इसके। पहला मेथड आपके पास होता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, दूसरा दूसरा आपके पास होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन बिसाइड ऑफ दिस, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो हम यूज करेंगे, राउथ मेथड यूज करेंगे ना। क्राइटेरिया हमारे स्टेबिलिटी का ही होगा। लेकिन इससे पहले दो चीजें तो लाजमी, ये मेथड अप्लाई करने से पहले दो चीजें तो आपको लाजमी देखनी है। सबसे पहले देखनी है जितनी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं इक्वेशन में, लैप्लास, इन टर्म्स ऑफ लैप्लास, क्या वो सारी टर्म्स अपने ऑर्डर में है। कोई ऐसा तो नहीं जिसमें कोई टर्म मिसिंग हो। यानी अगर एक्स क्यूब है तो उसके बाद आपके पास स्क्वायर आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए, फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। ऐसे ही है। या तो ये, या ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई साइन अल्टरनेटिव हो। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि पॉजिटिव है, उसके बाद साइन चेंज हुआ नेगेटिव, और फिर साइन चेंज हुआ पॉजिटिव, तो ये चीजें दो आपको डायरेक्टली बता देंगे कि आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं। लेट्स सपोज अगर ये दो कंडीशन आपकी वायलेट हो जाती हैं, तो फिर आप वैसे ही कह सकते हैं कि आपका जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है आपका कंट्रोल, जिसमें कंट्रोलिंग आप अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई कर दी है, वो आपका स्टेबल है या नहीं। तो ये सिर्फ चेक होंगे आपकी क्लोज लूप में। तो क्या हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो आपको स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है ना, या ये सिर्फ आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में मिलती है, ठीक है। तो ये जो स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे अपनी सीपी में भी। तो सबसे पहले हम इसको ओपन लूप, हमारा जो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो आ रहा है मैटलैब में सिस्टम आइडेंटिफिकेशन बॉक्स यूज करते हुए, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना होगा क्लोज लूप में, फिर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, यानी फिर हमें राउट मेथड अप्लाई करना होगा। गॉट इट। अच्छा, अब अगर ऐसा होता है कि आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी सारे साइंस जो उसमें एस के ऑर्डर में वो भी पॉजिटिव हैं, और कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है, तो फिर आपको, इसका मतलब कि आपका सिस्टम स्टेबल हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी सफिशिएंट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, पार्ट बी अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास राउट मेथड है। सही। एक सवाल देख लेते हैं। ये आपके पास एक लैप्लास फॉर्म में एक इक्वेशन है, ठीक है। लैप्लास में, क्योंकि ये आपका एस डोमेन में है, तो ये लैप्लास में ही होता है, टाइम टाइम डोमेन में नहीं है ये आपके पास फंक्शन ना, ये टाइम डोमेन में नहीं है। तो इस पे हम राउट मेथड अप्लाई करें। राउट मेथड अप्लाई करना बहुत ईजी है। तो अच्छा, ये वैसे बता दिया मैं, ये आपका सिस्टम का बिहेवियर बताता है कि आइदर, जिस पे हम कंट्रोलिंग अप्लाई करने वाले हैं, कि आइदर वो स्टेबल है या नहीं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये बता चुका हूं मैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है।
सही है। अब ये मेथड है, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद देख लेंगे, आसान है काफी। अब देखें, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इनकी पावर को अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखना है, इनके कोफिशिएंट्स को अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखना है। अगर S4 से स्टार्ट ले रहे हैं तो पहले 2 ये छोड़ दें, 3 ये छोड़ दें, 10। फिर S3 के लिए लिख रहे हैं तो 1 5 बस 0, तो क्या ये अल्टरनेटिव में काउंट नहीं होगा। और फिर आप क्या करें कि अब S2 निकालने के लिए ये मेथड आप यूज करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस साइन के साथ। ये हमने एनएम में भी देखा था, लास्ट टॉपिक हमारा ऐसे ही कुछ था। सही है। और डिवाइड करते हैं हमेशा इस पहली वाली टर्म के साथ, जो दूसरी वाली, जो पहले कॉलम की दूसरी टर्म है, यानी रॉ रॉ दूसरी है और कॉलम पहला है, तो ये वाली टर्म से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से ये चीज आपका कॉलम फिक्स रहेगा, ये कॉलम आपका चेंज नहीं होगा, ये कॉलम आपका सेम ही रहेगा। सॉरी राइटिंग काफी अजीब सी होगी, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, समझ आ गई होगी। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आपको 2 को मल्टीप्लाई कर नहीं सॉरी सॉरी गलती, 1 को मल्टीप्लाई करें 10 से, और फिर माइनस के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, और डिवाइड करते हैं हम इस टर्म के साथ। ठीक है, ये आ जाएगी, दूसरी टर्म भी आ जाएगी, और इसके बाद तो 0 ही, आगे कोई टर्म कंटिन्यूशन आगे खत्म, मतलब यहाँ खत्म हो गई है, तो आप डैश भी डाल सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। फिर आप ये आ गए आपके पास, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड कर देंगे -7 के साथ। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। अब ये आंसर आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहला कॉलम चेक करना है। पहला क्या करना है, कॉलम चेक करना है। तो पहले कॉलम में हम सबसे अच्छा, पहली बात तो ये कि ये चीज तो हो गई कि कोई भी एस मिसिंग नहीं है आपके पास, S4 S3 S2 S1 0। अब साइन देखने, अब साइन में अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास मसला क्या आ रहा है कि साइन आपके पास, एक मिनट मैं एक चीज और दिखाऊं आपको। देखिए यहाँ से हमें आइडिया नहीं हो रहा था। देखिए इसका मतलब जब हम इक्वेशन को देख रहे थे तो यहीं से मुझे पता चल गया था कि आपका स्टेबल हो सकता है, मैंने ये वर्ड यूज किया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा और सारी एस की पावर ही मौजूद है। लेकिन जब मैंने राउट अप्लाई किया तो मुझे पता चला ये आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। इसका मतलब राउट आपको फिर भी अप्लाई करना पड़ेगा स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ये जो दो कंडीशंस हैं ये बताएंगे कि आपका सिस्टम स्टेबल हो सकता है, हुआ नहीं है। होने के लिए आपको सफिशिएंट कंडीशन चेक करनी होगी, जो कि ये राउट है। सही है, तो इससे हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं, क्योंकि साइन यहाँ चेंज हो गए। पहला कॉलम चेक करेंगे सिर्फ। सही, नेगेटिव साइन आ रहा है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है, अब ये सिंपल ही आप लोग कर लेगा आसानी से, वही काम हो रहा है यहाँ पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय -4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है। इसमें आप पहले वाली टर्म लिख दें, ठीक है, और फिर ये लिख दें, इसमें -4 पहले आएगा, फिर 6 आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया -4। ठीक है, माइनस, अच्छा ये कैसे हुआ ये बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा ना ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। -4 से मल्टीप्लाई किया, फिर -10 के साथ -6 आया, -10 हुआ, डिवाइड बाय -4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 10/4। सही है, इस तरफ ही आपके ये भी टर्म्स आई हैं, यहाँ से भी पता चल रहा है कि सिस्टम का क्या अनस्टेबल है साइन की वजह से। ये भी आसान हो गया, ये भी आप वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपके पास ये टेबल में आ रहा है आपके 3 के, तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा ये, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ भी सिस्टम अनस्टेबल है, क्यों, क्या में नेगेटिव साइन आ गया आपके पास। ठीक है, अब अच्छा, अब कुछ केसेस है स्पेशल। स्पेशल केसेस ये है कि आपकी कोई पहली रो का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कोई एक एलिमेंट 0 हो गया, बाकी सारे क्या है, नॉन जीरो है। ये समझ में नहीं आया होगा, आगे देख लेते हैं पहले, फिर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो पहला केस तो ये हो गया आपके पास कि पहला एलिमेंट 0 है, बाकी सारे नॉन जीरो है। यानी यहाँ से तो अच्छा, पहली बात तो राउट मेथड कब अप्लाई होगा, जब आपके पास ये कंडीशन आ रही होगी कि आपके सारी एस की टर्म्स होनी चाहिए और कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी अब आपका सिस्टम स्टेबल हो सकता है। मैं रिपीट कर दिया मैंने, फिर भी ये आपने अप्लाई किया। यहाँ पर क्या हुआ कि पहली जो पहला जो कॉलम है, एक तो ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पहला जो कॉलम है ये, सिर्फ ये आपको देखना है। अब इसमें हुआ क्या कि आपके पास ये एलिमेंट 0 हो गया ऑटोमेटिकली, जबकि इसको 0
नहीं होना चाहिए। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा, जब ये डिवाइड में आएगा, लेट्स सपोज मैं, ये मुझे पता चल गया, अब ये देख रहा हूँ, तो 0 2 0 -5 डिवाइड बाय 0, तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया। अब इसका मतलब ये इन्फिनिटी जब आ जाए ना, इसका मतलब ये कि आपके पास कोई भी लॉजिकल एरर नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स में कोई मिस्टेक हो गई है। इसको लॉजिकल एरर नहीं बोलते, इसकी मतलब आपका ये फॉर्मूला इसकी कुछ लिमिटेशन है। यानी फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में कभी आपने देखा होगा, जब आप बहुत सारी टर्म एक साथ डाल देते हैं तो आपके मैथ एरर आ जाता है। एक तरीके से एक सिंटैक्स एरर अलग होता है, मैथ एरर होता है, मतलब वो कैलकुलेटर सॉल्व ही नहीं कर सकते, लिमिटेशन से एक्सीड हो गया है। सही इसी तरह ये है। तो इसको सॉल्व करने की 3 रेमेडीज हैं। एक s+n आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन रेमेडी है जो कि यहाँ डिस्कस भी हुई है, कि आप इसको जीरो का सपोज ही नहीं करो, आप इसको एक बहुत छोटा नंबर सपोज कर लो, यानी एक्सपोनेंशियल में कोई वैल्यू ले लो। ये लिखा हुआ है 0 बाय वेरी स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको ई से रिप्लेस कर दिया, ये मैंने S3 से कंटिन्यू किया, ठीक है। तो 1 2 0 E50, अब इस पर अप्लाई करते हैं आप ये, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -5 डिवाइड बाई, ये जब सॉल्व हो जाएगा तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा तो -5 बाई ई आ जाएगा। फिर आगे मजीद इसको सॉल्व करें तो इससे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा नंबर है, तो 525 डिवाइड बाय, यानी 5 5 25, सही है, और ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय ई बाय 5, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, 5 आपके पास यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखें ये ई आपके वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, -25 बच जाएगा। ये इस तरह हुआ यहाँ पर, यानी आपने सिंपल क्या किया, ई इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको इसको ये तो कि 0 ही है, तो ऑलमोस्ट 0 ले लिया मैंने इसको, और बाद में क्या किया कि यहाँ पर आपका 5 सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय -5 बाय ई, क्योंकि यही टर्म डिवाइड होती है ना, तो -5 बाई ई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ई बाय -5, ई बाय -5 या माइनस ई बाय 5, ई से ई कैंसिल हुआ, आपके पास 5 25, यानी आपके पास 5 आंसर आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल मैं मैथमेटिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। तो ये आपके पास टोटल आंसर आ गया। देखिए इसमें ना ये भी आपका क्या अनस्टेबल है, क्योंकि आपके पास एक नेगेटिव टर्म आ रही है, ठीक है। अच्छा ये भी वैन, अच्छा एक और दूसरा केस ये कि वैन ऑल एलिमेंट इन एनी रो बिकम 0, सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये भी एक रूल। अब ये आपके पास ना, इसमें आपके पास ये, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये आपका लॉजिकल एरर है। इसमें होता है कि आपके पास कोई भी स्टेडी स्टेट आई नहीं, आपका सिस्टम ऑसिलेट हो रहा है, यानी किसी पॉइंट पे स्टेबल नहीं हो रहा। किसी एक रॉ का 0 होने का मतलब है, यानी कोई ना कोई डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इसकी तो होगी। तो मैंने क्या किया, जो आपके पास, यानी लेट सपोज जो आपका 0 हो गई है, जो रॉ की 0 उसको आपने रॉ आर ऑफ जेड कह दिया, और एग्जैक्ट ऊपर वाली टर्म को आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर कर लिया। इसकी टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी, यानी जो आपके पास 0 वो आर नॉट ऑफ जेड है, और इससे ऊपर वाली क्या है, ऑक्सिलरी है, ठीक है। ये तो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ ना, तो S0 मैंने वैसे लिख दिया। अब रेमेडी इसकी क्या है कि रेमेडी में आप क्या करोगे कि जो आपके पास S है, ठीक है, अच्छा सॉरी फॉर, मुझे एक काम पड़ गया था, तो कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँच गया था। अच्छा मैं केस नंबर 3 पे आ गया था, कि अगर आपके पास कोई मतलब सारी रॉ 0 हो जाती है, पहले क्या था, कोई एक एलिमेंट 0 होगा, यानी पहले कॉलम का कोई एक एलिमेंट जब आपका 0 हो जाएगा, तो उसके बाद आपका कोई ना मैथमेटिकल एरर है। और मैंने इसको रिजॉल्व करने का तरीका बता दिया कि आप क्या करेंगे, सिंपल एक स्मॉल नंबर से रिप्लेस करा देंगे इसको, तो आपका एरर रिप्लेस हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट केस ये है कि आपका ये जो एरर है, ये आपका लॉजिकल भी हो सकता है, यानी आपकी कोई एक रो पूरी 0 होगी जो कि इस कॉलम में इंक्लूड है। तो आप क्या करेंगे फिर, अब देखें ये केस, ये एग्जांपल देखें आप, ये छोड़ दें, ये सेम एग्जांपल ये भी, ठीक है। अच्छा ये आपने सॉल्व किया। अब यहां पर आने के बाद पता चला आपको कि ये तो पूरी रॉ 0 हो रही है, ठीक है, गौर से सुनिएगा, ये रॉ पूरी 0 हो गई, इसका मतलब कि आपका एक जो आपका वो है रिस्पॉन्स है, वो ऑसिलेटरी है, यानी वो किसी पॉइंट पे स्टेबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो ऑसिलेट हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। यानी यहाँ पर टेस्ट आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया।
टेस्ट ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें हमें, यानी अब वो ऑसिलेट हो रही है, किसी न किसी फ्रिक्वेंसी भी हो रही है, मैंने शायद अभी बताया था। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो अब इसके ना, हम इन दोनों कॉलम्स को, जहां पर आपके पास जीरो आया है उससे ऊपर वाला कॉलम, इनको हम दो नाम दे देते हैं। सबसे पहले एक नाम क्या देते हैं कि जो आपका जीरो हुआ इसको ऑड बोलते हैं, क्योंकि हमेशा जो रो आपकी जीरो होगी वो ऑड नंबर में ही होगी। लेट्स सपोज ये जीरो S0 है, ये S1 है, S1, तो ये ऑड है, ऑड रो है, तो इसको हम बोलेंगे आर नॉट ऑफ जेड। ठीक है। और जस्ट इससे ऊपर वाली आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, जहां से हमें रूट्स पता चलेंगे। जाहिर सी बात है रूट्स, मेरा कहने का मतलब है कि हमें क्या, अब हमें पता चल गया कि हमारा रिस्पॉन्स तो स्टेबल हुआ नहीं है, इसका मतलब ऑसिलेट कर रहा है, वो किसी न किसी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा होगा, वो हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब कि हमें स्टेबिलिटी इस तरह पता चल जाएगी कि हमें ये पता चल गया कि आपका सिस्टम स्टेबल तो नहीं है, ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब करना किस तरह है इसको? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये आपका फर्दर डिवाइड हो जाएगा वन वन में, 4 के टेबल में, तो ये 1 1 हो जाएगा। अब ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ये क्या है? एस स्क्वायर, या स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी? एस स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 आ जाएगा, या 4s² + 4 कहते हैं, एक ही बात है, 4 कॉमन आके वहां पे जाएगा s² + 1, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। यानी अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं यहाँ क्या नंबर पुट कर सकता हूँ जिससे ये मेरा लॉजिकल एरर फिक्स हो जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसका डिफरेंशिएट इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, तो ये 2s आ जाएगा। यानी यहाँ पर मुझे 2 पुट करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब जो इसका एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है ये पता करनी है मुझे। लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, जो मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है जस्ट ऑड वाले से ऊपर, इसको बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल। ये आपने इस स्टेबिलिटी को बोलते हैं जो आपने इस डेरिवेटिव से, यानी जो डेरिवेटिव आपने किया होता है उसका जो कोफिशिएंट आपने पुट किया होता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल। ठीक है। यानी वो किसी पॉइंट पे आके स्टेबल हो गया, मैंने आपने इस एरर को फिक्स कर दिया। लेकिन अब जो आपके पास रिस्पॉन्स था वो किस फ्रीक्वेंसी पे है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन उठाएंगे और इसकी रूट फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। प्लस मैंने जे ओमेगा एन आ गया। ये आपके पास कौन सा केस है? अंडर डैम केस है। अंडर डैम केस में क्या होता है कि आपके पास, अच्छा, अंडर डैम केस है विद कांस्टेंट ऑसिलेशन, यानी सिस्टम आपका किसी भी पॉइंट पे स्टेबल नहीं हो रहा, वो ऑसिलेट होता चल जा रहा है, जैसे आपकी साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं। ठीक है। यानी वो डैम्प नहीं हो रहा, वो अनडैम्प है विद कांस्टेंट ऑसिलेशंस। ठीक है। ये केस नंबर कौन सा होता है? 4 केस नंबर है, यानी केस नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें आपको जीटा क्या होता है? 0 होता है। एग्जैक्टली जीटा क्या होता है इसमें? आपका 0 होता है। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या हुई आपकी? 1 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आप सिंपल एक काम ये भी कर सकते हैं आप लोग कि जो फॉर्मूला हमारे पास था, m² + 2 जीटा ओमेगा n + ओमेगा n स्क्वायर, तो ओमेगा n स्क्वायर का यही फॉर्मूला बनेगा आपके पास, क्योंकि 1 का अंडर रूट ले लें 1 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है। यानी इसके पोल्स यहाँ लाया कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जीटा तो आपके पास है नहीं, तो जीटा ओमेगा n तो आपके पास है नहीं, तो यहाँ पर आपके पास सारे रूट जो वाई एक्सिस पे आ रहे हैं, प्लस जी ओमेगा n माइनस जी ओमेगा n। यानी वो किस फ्रीक्वेंसी पे था हमें ये भी पता चल गया, और वो मार्जिनली स्टेबल भी होगी आपके पास। यानी ये आपकी ऐसी रेमेडी है जिससे हमें सिस्टम का रिस्पॉन्स भी पता चल जाता है और वो स्टेबल भी हो जाता है। ठीक है। तो इसी पे बेस करता हुआ एक और न्यूमेरिकल है जिसमें हमें वो के की वैल्यू मालूम करनी है जिसपे आपका सिस्टम जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो स्टेबल होगा। वो के, जिस के की वैल्यू पे होगा वो के की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो सिंपल ये आपके पास एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे 1.5 एक्स 7 के आ रहा है, तो इसमें क्या करें आप, सिंपल s³ ये आपने सॉल्व किया। s³ के लिए क्या करना होगा आपको? 1 अल्टरनेटिव है 1 1 2 0 4 0 0 0, ये आ गया। अच्छा, 1 ग्रेटर देन 0 बताया गया है कि 1 ग्रेटर देन 0 है। s² ये टर्म आएगी, इसकी नेक्स्ट वाली हम छोड़ देंगे। अच्छा, ये ऑक्सिलरी क्यों का है मैं बताता हूँ आपको भी। सही है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर के की वैल्यू पता ही नहीं है हमें, तो मैंने आपको बताया था जब आपको सिस्टम को रिस्पॉन्स देखना होता है तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। हम वही काम करने वाले हैं, हमें के की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैंने बताया था ऑड रो जो होती है वो आपकी आर नॉट ऑफ जेड होती है, ऑड रो है ना, क्योंकि S0 तो S0 के बाद S1 ही ऑड रो होगी, और जस्ट उससे ऊपर वाली ऑक्सिलरी होती है।
तो हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे के की वैल्यू और यहां से निकालेंगे के की वैल्यू। इससे हमें वो के की वैल्यू की रेंज पता चल जाएगी जिसपे आपका सिस्टम मार्जिनली से बोलो मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ये काम किया मैंने, स्टेबिलिटी का किया मैंने, इसको कंपेयर किया, ये तो जीरो हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है, के की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर सिस्टम के रिस्पांस अभी मालूम नहीं कर रहे, हम के की वो वैल्यू मालूम कर रहे हैं जिसपे आपका सिस्टम स्टेबल होगा। पहले क्या कर रहे थे, पहले हम इसको स्टेबल बना रहे थे क्योंकि हमारे पास एक सारी रो जीरो हो गई वैल्यूज की वजह से। अब हम कंसीडर कर रहे हैं वो केस जिसपे हम ऑड रो को आर नॉट ऑफ जेड और इससे ऊपर वाली को ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, और हम क्या निकाल रहे हैं, के की वैल्यू जिसपे आपका सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, तो वही काम किया मैंने यहाँ पर। यहाँ पे एक के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक के की वैल्यू मुझे यहीं से पता चल रही जीरो है, यानी ये रहा के की वैल्यू, यानी इसका मतलब ये हुआ जीरो से के और के यानी जीरो से लेके 273.57 की रेंज में जितनी भी वैल्यूज में डाल दूं आपका रिस्पांस स्टेबल रहेगा। आफ्टर दिस वैल्यू 273.57 आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो मुझे इस तरह सिस्टम की क्या पता चल गई, स्टेबिलिटी पता चल गई थ्रू दिस मेथड। ठीक है, तो हमने टेस्ट ब्रेक वाला मेथड यूज किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने के की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस के की वैल्यू को यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, मैंने बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन जस्ट इस ऑड रो के ऊपर वाली इक्वेशन होती है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, यानी 3408.3 एस स्क्वायर प्लस 1.5 एक्सपोनेंट 7 एस। ठीक है, नहीं यहाँ पर असल में सॉरी, यहाँ पर ये के होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, आई एम सॉरी, ये बीच वाली टर्म तो मैं समझा ये एस नहीं, ये हमने के एक अल्टरनेटिव लेते ना, तो ये 1.5 एक्सपोनेंट 7 के हो जाएगा, एस नहीं आएगा इसमें, ये एस स्क्वायर आएगा। तो एस स्क्वायर यानी 3408.3 एस स्क्वायर प्लस 1.5 एक्सपोनेंट 7 के। ठीक है, तो अल्टरनेटिव टर्म है, ये एस वाली टर्म नहीं आएगी। तो के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एट एग्जैक्ट हमने देखा कि के की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, इसका मतलब कुछ कंक्लूजन निकाल, एक तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चलेगी उसकी, एक कंक्लूजन तो ये निकलता है कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा 0 से 273.57 पे। दूसरा एक और बात हमें पता चली, ये जो रूट्स हम निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं, अनडैम्प के लिए निकालते हैं, यानी सस्टेन ऑसिलेशन आपकी बात होगी। इसका मतलब क्या, एक और बात पता चली, इसका मतलब ये है कि 0 से 273.57 तक तो आपका सिस्टम स्टेबल है, लेकिन जब एग्जैक्ट 273.57 आपके पास होगा तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल तो है लेकिन कंटिन्यू ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, यानी डैम्प नहीं हो रहा। ठीक है, स्टेबल नहीं हो रहा, ऑसिलेट हो रहा है। स्टेबल तो है लेकिन ऑसिलेशन हो रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। मार्जिनली स्टेबल से हमें तो इसका सिस्टम तो आपका स्टेबल हो जाता है, जिस तरह हमने डेरिवेटिव लेता 2 हमने वहां पुट कर दिया था, आपका सिस्टम स्टेबल हो गया, लेकिन वो ऑसिलेट हो रहा होता है। ऑसिलेट हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी हो रहा है वो भी हम पता कर लेते हैं। सिंपल ये फॉर्मूला, ये पूरा स्टेबिलिटी बनाने का एक रेमेडी है आपकी, कि हमें वो सिस्टम तो स्टेबल हम कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वो फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं जिससे वो ऑसिलेट हो रहा होता है। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पर, जब हमने के एग्जैक्ट पुट किया तो हमारे पास रूट्स ये आए। इसका मतलब के एग्जैक्ट पुट करने पे आपका सिस्टम अनडैम्प पे चला जाएगा, और यही हुआ। तो इन कंक्लूजन ये हुआ कि बियॉन्ड दिस द सिस्टम बिकम अनबैलेंस, और दो सिस्टम जो आपका है एट के 273.57 वो स्टेबल तो है, लेकिन आपका क्या है, रिस्पॉन्स अनडैम्प है। ठीक है, ये बात मेरी समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अनडैम्प क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो केस हमने लिया ये हमने चैप्टर 3 से लिया है। चैप्टर 3 का वो केस जिसमें जीटा आपका 0 हो जाता है, और आप वैसे भी पुट कर सकते हैं, आप जनरल इक्वेशन यूज कर लें, एम स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन प्लस एम स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, तो जीटा 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। रूट्स आपके क्या आ रहे होंगे, प्लस माइनस करके आ रहे होंगे, जब आप इसको पुट करेंगे जे की वैल्यू के साथ आ रहे होंगे, तो ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट माइनस एम स्क्वायर, जब आप पुट करेंगे इसमें, ओ सॉरी, हाँ, तो अंडर रूट में जब आप जीटा, जो आपकी जो इक्वेशन होती है एम स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एम प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो जीटा आपका 0 हो जाएगा, और एम पे आप क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ रहोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स आ होंगे जे में। ठीक है, ये बात मेरी समझ आ गई। तो ये हमारा केस कौन सा होता है, केस नंबर
चैप्टर 3 का केस नंबर 4 है, जिसमें आपका जीटा 0 है। तो ये आपका चैप्टर 6 का पार्ट 1 था, जिससे हम स्टेबिलिटी निकालते हैं अपनी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, वो कितना स्टेबल है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पहला पॉइंट हमने ये देखा कि वो स्टेबल होगा, लेकिन ये 2 कंडीशन में होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस आ भी रही होंगी, तब भी आपको क्या करना होगा, उसको राउट मेथड से वेरीफाई करना होगा, ठीक है। और राउट मेथड के 2 स्पेशल केसेस देखिए, एक तो ये कि पहला जो रॉ है, जो आपके पास जो कोई भी एक रॉ है जिसका पहला एलिमेंट आपका 0 हो गया, तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई मैथमेटिकल एरर आ गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था, कोई भी एक एक्सपोनेंशियल पावर हम कोई भी एक नंबर डाल देंगे जो कि 0 के ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, लेकिन 0 नहीं होगा पूरा। तो इससे हमारा एरर फिक्स हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी नहीं आ रहा होगा फिर, ठीक है। एक आपके पास होता है इसमें टेस्ट ब्रेक होता है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि पूरी रॉ ही 0 हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जिस रॉ पे वो 0 हुआ होता है, तो ऑड रॉस को हम कहते हैं ऑड रॉ, और जस्ट इससे ऊपर वाली को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कहते हैं। तो ये हमने किया, ये हमारी ऑर्डर रो हो गई, क्योंकि S1 है। ऑर्डर रो क्यों कहते हैं कि ये S की पावर 1 पे आ रही है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर, और इससे ऊपर वाली क्या है, ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी क्यों, ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हम यानी यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट हो रहा होता है स्टेबल होने के बाद, वो फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रेमेडी है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, 2 से यहाँ 2 पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ये 1 आएगा। मैंने इसको 4 के हिसाब से सॉल्व किया था, लेकिन ये 4 टू द 8 डिवाइड बाई 2 2 4 8 आ रहा था, लेकिन जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 1 आएगा आपके पास, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 1 2 और 0, तो 2 बाय 2 1, यहाँ 1 आएगा एक्चुअली। ये इंपॉर्टेंट बात थी, सही। यहाँ क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। ये समझ आ गया मेरी। और स्टेबिलिटी जो कोफिशिएंट हमने कैसे निकाला, S² + 1 किया, इसका रूट निकाला, अनडैम्प आया, सही है। अनडैम्प क्यों, क्योंकि ये हमारे पास केस नंबर 4 है चैप्टर 3 का, सही है। अच्छा, और बस ये आपके पास आ गया है, और यहाँ से फ्रिक्वेंसी पता चल गई, और पोल भी निकाल लिया हमने। ये आपका दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है कि आपके कोई के की वैल्यू अननोन है, इस पर आपको वो के की वैल्यूज निकालनी हो सॉल्व करने के बाद, ये राउट मेथड अप्लाई करने के बाद, जिस पे आपका सिस्टम स्टेबल हो, तो हमने वो भी निकाल ली। कैसे निकालेंगे, वही ऑड रो को हमने नॉट ऑफ 0 कह दिया, ये ऑड रो नहीं है, इवन रो है, ये ऑड रो है आपके पास, और ये आपके ऑक्सिलरी रो होगी। तो दोनों को यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए के की हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल ली। तो 0 से 273.57 तक आपका सिस्टम स्टेबल है, लेकिन एग्जैक्ट 273.57 पे वो स्टेबल होगा, लेकिन अनडैम्प रिस्पॉन्स दे रहा होगा। बस ये इसका कंक्लूजन हो गया। अच्छा, अब ये इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2, जिसमें हम स्टेडी स्टेट, यानी अब तो ट्रांजिएंट का तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, यानी हमें अब उस स्टेडी स्टेट एरर को आइडेंटिफाई करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या देख रहे थे, हम तो पहले तो हाँ स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो हमारे पास है वो आइदर स्टेबल है या नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन अब ना क्या करने वाले हैं, हम इसकी स्टेबिलिटी को भी चेक करने वाले, यानी अब उसकी स्टेबिलिटी में क्या एरर है, क्या स्टेडी स्टेट एरर है, स्टेडी स्टेडी तो हो गया, अब इसमें एरर कितने आ रहे हैं। जैसे कि हमने एक केस देखा जिसमें आपका कंटिन्यूसली वो ऑसिलेट हो रहा था किसी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज में जो आपके पास नंबर ऑफ फ्लॉज हैं उनको चेक करने वाले हैं, यानी इसकी इसकी बेसिकली हम एफिशिएंसी देखने वाले हैं, ठीक है, यानी क्या लिमिटेशन है उसके स्टेडी स्टेट में आने में। तो अब इसको बॉडी बोलते हैं, बॉड एक मतलब था जिसने इस तरह का ये मेथड निकाला था। तो जियोफेस हमारे पास है, ठीक है, ये अब ट्रांसफर ब्लॉक है हमारे पास, ये लैप्लास एस डोमेन में, सही है। ये कहाँ से आया, ये आपका ये हम, अच्छा ये बात हम कर रहे हैं क्लोज लूप की, ठीक है। तो अब यानी इसका कहने का मतलब ये था कि आपके पास अगर कुछ, इसने क्या किया, सिस्टम को ना स्टेडी स्टेट को एनालाइज करने के लिए सिस्टम को नंबर ऑफ टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये आप नंबर ऑफ टाइप्स कौन कौन सी है, टाइप 0, टाइप 0 का सिस्टम आपके पास ये होगा, फर्स्ट ऑर्डर, फिर आया आप सेकेंड ऑर्डर, फिर इसके ऑर्डर बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी S+5/S² + S+2, फिर S³ + S² + 2S+1,
ये आपके पास यानी क्या किया उसने ऑर्डर के हिसाब से सिस्टम के, मतलब सिस्टम के ऑर्डर के हिसाब से उसको उसको टाइप्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये है इसकी फॉर्म बॉडी की। जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका इस फॉर्म में होगा तभी आप स्टेडी स्टेट एरर आइडेंटिफाई करोगे। ये आपको याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, यानी इसको याद तो नहीं रखें, लेकिन पता होना चाहिए कि आपके पास इस फॉर्म में क्या क्या चीजें, एक कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं और कुछ आपके पास जो लैपलास की कांस्टेंट है विद इट्स nth ऑर्डर वो आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इन्हीं टाइप्स को यूज करते हुए ना हमें क्या करना है, स्टेडी स्टेट एरर को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने फीडबैक का जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास एच एक रिस्पॉन्स ब्लॉक आ रहा होता है एच, अगर हम क्या करें उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, कि अभी देखने वाले कि एक फीडबैक और एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम देखते हैं अगर हम। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसी सिस्टम को जिसमें फीडबैक आ रहा है उसको लंप कर दूं एक तरह से, इसको मिला दूं अपने इस फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ, तो क्या होगा, फिजिकली मेरी कैलकुलेशन, मतलब होगा वही सिस्टम लेकिन मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी अब मुझे फीडबैक को देखने की जरूरत नहीं है। यानी फीडबैक ब्लॉक में क्या है मुझे नहीं पता, वो फीडबैक ब्लॉक मेरा इंटीग्रेट हो गया है फॉरवर्ड ब्लॉक में। अगर मैं इस तरह कर दूं तो ये कुछ डेरिवेशन थी, जैसे हमने ये पढ़ा था चैप्टर 5 में, सी बाय आर इक्वल जी अपॉन 1 प्लस जी एच, और ये आपका जो मॉडिफाइड फॉर्म होगी क्या होगी, जी इक्विवेलेंट बाय 1 प्लस जी इक्विवेलेंट। तो ये फॉरवर्ड 1 प्लस जी इक्विवेलेंट क्यों आया, तो ये फीडबैक जा रहा है वापस और फिर वापस इधर ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा जी इक्विवेलेंट बाय 1 प्लस, और वापस रिटर्न उसी फॉरवर्ड पाथ पे हो रहा है तो 1 प्लस जी इक्विवेलेंट, और इसमें क्या होगा जी डिवाइड बाय 1 प्लस जी मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस जी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये यूनिटी पाथ है ये, सही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक रिलेशन मेरे पास बन जाएगा जी इक्विवेलेंट बाय 1 प्लस जी एच माइनस जी, ओ सॉरी जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जी माइनस 1 प्लस जी एच माइनस जी। सही है। अब मैं यानी मैं अगर चाहूं तो अपने इस सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम को इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। सिंपल ये बात है। नोट करें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन टाइप्स को यूज करेंगे, ठीक है, और स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे। ठीक है, यानी हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये बॉडी फॉर्म जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसका फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा हो कि अगर हम सिस्टम की, मतलब सिस्टम का ऑर्डर बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा, उसकी टाइप क्या हो रही, चेंज हो रही है। तो हम उसी टाइप पे जो उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसको हम उसमें एरर निकालेंगे। तो हमने अपनी आसानी के लिए ऑर्डर के हिसाब से हमने इसको नंबर ऑफ टाइप्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, सिंपल हम टाइप्स को ब्रेक करने के लिए यानी एन की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। सही है, तो बात समझ आई। अच्छा अच्छा, ये रैंडम टर्म्स सपोज की हुई है ऑर्डर बढ़ा के, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बताया हुआ कि टाइप 0 में आपके पास फर्स्ट ऑर्डर होगा, टाइप 2 में आपके पास सेकंड ऑर्डर होगा, तो इस तरह बताया हुआ ये। ठीक है, अच्छा अब ये देख, अच्छा ये देख लेते हैं एक स्टेडी स्टेट एरर निकालना किस तरह। अब हमने तो ये डिसाइड कर दिया कि हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास फीडबैक पाथ में जो ब्लॉक था उसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक में हमने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया बेसिकली। मतलब हम फिजिकली उसको चेंज नहीं कर रहे, मतलब इससे हमारा क्या हो रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो रही है। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए काम मेरा क्या आसान हो गया, आसान ये हुआ कि क्या हो गया 1, यानी जब मैं इसका एरर निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट, तो एरर क्या निकलेगा मेरे पास, यानी विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट, यहाँ मैंने माउस कर दिया इनपुट ई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, वही आउटपुट। आउटपुट क्या है आपके पास, अब एरर है, तो क्या हमें क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। तो एरर ई ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये यूनिटी है, 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस। सिंपल, यहां से आप एरर की इक्वेशन निकाल लें। सही, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, ये आपका इनपुट है। तो बेसिकली फायदा क्या हुआ कि फिजिकली वो नेटवर्क उसी तरह मौजूद है, लेकिन इससे फायदा हुआ कि एक्स्ट्रा ब्लॉक जो आ रहा था फीडबैक का, ठीक है, फीडबैक ब्लॉक जो आ रहा था हमारे पास, वो आपका अब यहाँ पर चला गया, फॉरवर्ड ब्लॉक में चला गया, मर्ज हो गया आपस में। तो इससे वही नेटवर्क है लेकिन कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो गई, हमें एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं। अब यहाँ पर वही काम करना है कि स्टेडी एरर निकालना है, तो टाइम डोमेन में एरर का फॉर्मूला ये होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और ई ऑफ टी। लेकिन जब हम इसको लैप्लास में देखेंगे तो लैप्लास में आपको पता है कि
एस एक पावर बढ़ जाती है, जैसे हमने लैप्लास में देखा था कि टी की पावर एन है तो क्या होगा एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, ये होता है लैप्लास में। तो ये क्या हुआ कि यहाँ एस की पावर जीरो है, तो अगर मैं इसको लैप्लास में लिखूंगा तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ये तो पहले जीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा एस जीरो से टी जीरो से, यहाँ सपोज कर लें टी आपका जीरो है, यहाँ सपोज कर लें आप कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लाइंस आ गई कुछ, अच्छा मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग तो हो रही है सही है, टी की पावर जीरो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर एस की पावर वन हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी पावर। ये बात समझ आ गई मेरी, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका लैप्लास में हमने लिख दिया, अब क्योंकि हम लैप्लास में सॉल्व करेंगे, एस डोमेन में काम कर रहे हैं, टी डोमेन में ऐसे हमने लिख लिया था, तो हम इन्फिनिटी तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम इसको लैप्लास में ही देख रहे होते हैं। तो एरर का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, ई ऑफ एस हमें पहले से पता है, आर ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस। अच्छा ये एरो सिग्नल में कैसे जनरेट किया, सिंपल वही हमने सपोज किया जो नेटवर्क हमारे पास यूनिटी फीडबैक के साथ आ रहा था, सही है। जी ऑफ एस इसमें है जिसमें हमारे पास फीडबैक का ब्लॉक भी आ रहा है, लेकिन हमें कंसीडर कर लेंगे आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, अब आउटपुट हमारा वो आउटपुट नहीं है जो हम देख रहे होते हैं सी, अब हम एरर निकालने स्टेडी स्टेट, तो क्या हो जाएगा आउटपुट एरर बाय इनपुट इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस। तो यहाँ से आपका ई ऑफ एस क्या निकला, आर ऑफ एस डिवाइड बाय वन प्लस जी ऑफ एस, वही आपने यहाँ पुट कर दिया सिंपल, सही है। ये एरर की इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम भी करता हूँ, मैं सबसे मुश्किल वाला केस कंसिडर कर लेता हूँ ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो। तो लेट्स सपोज मैं सपोज करता हूँ इनपुट, और मुश्किल केस थोड़ा ले लेते हैं, हाँ पैराबोलिक, जो बोनस था वही कंसिडर कर लेते हैं, बोनस से स्टार्ट ले लेते हैं, जो बोनस सर ने हमें दिया था उसी से स्टार्ट ले लेते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी। असल में क्या हुआ था कि पिछला वाला थोड़ा आसान है क्योंकि उसमें हमारे पास सिंपल पहला रैंप इनपुट है, नहीं पहले स्टेप इनपुट है यानी टी की पावर जीरो है यू ऑफ टी, उसके बाद हमारे पास स्टेप के बाद रैंप इनपुट है टी की पावर टी यू ऑफ टी, उसके बाद पैराबोलिक इनपुट है टी की पावर टू बाय टू फैक्टोरियल। तो मैंने डायरेक्ट ये सपोज कर लिया, इसी हम नंबर ऑफ टाइप्स देख लेंगे, सही। तो ये ज्यादा आसान है मेरे ख्याल में, केस थ्री हम सब अगर आपको समझ आ गया तो फिर तो वन टू में तो कुछ बचा ही नहीं है। सर हमें क्या करते हैं मुश्किल केस दे देते हैं, होमवर्क आसान करा देते हैं, मतलब अच्छी बात है, ये मुश्किल ही हम करें ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा लेक्चर में कि कुछ फायदा हो, तो मैं मुश्किल केस ही लूंगा, आसान वाला फिर हम आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है पहले ग्रुप में डब्ल्यू सेक्शन में। अच्छा ये आर ऑफ टी आ गया आपके पास, ये बात समझ आई। अब अब क्या सिंपल क्या हुआ कि ये आपका इनपुट है, यानी ये आपका इनपुट है टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में ये इनपुट आपको गिवन है आर मल्टीप्लाई टू स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ये पैराबोलिक इनपुट है, सही है। इसको लैप्लास में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब हम लैप्लास में देखेंगे तो हमारे पास जो एस की लिमिट है जीरो है, लेकिन टाइम डोमेन में अगर सॉल्व करने बैठेगा तो टी इन्फिनिटी हमारे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, हम इसको एस डोमेन में ही देखेंगे। तो कर दें, ये टेबल से मैंने बताया, टेबल वैसे बता देता हूँ मैं क्या है, टी की पावर स्क्वायर के जो फॉर्मूला है इन लैप्लास वो है एन, मैंने चैप्टर 5 में पढ़ाया भी था, एन डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन, ये आ जाएगा, सही है। ये याद होना चाहिए लाजमी। तो अब क्या एन क्या टू, टू बाय एस की पावर थ्री, ठीक है। अब टू टू कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो वन ओपन एस थ्री बच जाएगा, तो टू फैक्टोरियल आ रहा है इधर और यहाँ टू आ रहा है, तो ये आपके पास आर मल्टीप्लाई बाय वन ओपन एस, आर क्या आपका इनपुट है, बेसिकली आर इनपुट है जिसके साथ आया है, ये इनपुट आपका इसी तरह गिवन होगा जब स्टेडी स्टेट एरर आप निकाल रहे होंगे। एरर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि ई स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू जीरो एस ऑफ ई ऑफ एस, और एस क्यों आया मैंने बता दिया कि टाइम डोमेन में वो क्या था, ई ऑफ टी था, जब लैप्लास में जाएगा तो एक एस की एडिशन इसमें एस मल्टीप्लाई होगा, एस मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ एस, ई ऑफ एस आपके पास क्या है आर ऑफ एस डिवाइड बाय वन प्लस जी ऑफ एस, सही है। अब यहाँ पर इनपुट तो आपको पता चलेगा आर पर वन ओपन एस थ्री, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, वन ओपन एस स्क्वायर आ जाएगा, ये देखिए वन ओपन एस स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, देखिए वन ओपन एस स्क्वायर होगा नीचे मल्टीप्लाई हो गया, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी ऑफ एस, कोई इशू तो नहीं है। अब लिमिट अप्लाई कर, इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा सिंपल ये तो जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ लिमिट मैंने अप्लाई नहीं की, छोड़ दिया मैंने फिलहाल, इसको मैंने एक नई टर्म कंसीडर कर ली के ऑफ ए, ठीक है। आप कोई भी कांस्टेंट है, आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, कुछ भी नाम दे दें इसको आप, मैंने इसको दिया। अब मुझे बस स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है
और मुझे स्टेडी स्टेट एरर बस पता चल जाएगा, सिंपल, बस बहुत आसान काम हो गया मेरा। तो मैंने क्या किया, टाइप जीरो सिस्टम लिया। टाइप जीरो सिस्टम मैंने क्या बताया, ऑर्डर क्या होगा, टाइप जीरो सिस्टम का ऑर्डर क्या हो, जीरो, ऑर्डर क्या है, जीरो। ऑर्डर पे आपका सिस्टम डिवाइड किया, अच्छा किया बॉडी ने कि हमारे लिए काम आसान कर दिया, सिस्टम को डिवाइड कर दिया ऑर्डर्स में। तो के वन प्लस ए नॉट, सॉरी ए नहीं, के मतलब वन प्लस बी नॉट एस प्लस बी वन एस स्क्वायर प्लस डॉट डॉट बी डब्ल्यू की एस बाई डब्ल्यू, अंदर कोई भी टर्म्स हो, जितनी टर्म्स आ रही हो वो इनका ऑर्डर बढ़ता रहे, लेकिन हमारा जो कंसर्न होगा वो नीचे वाली टर्म का होगा। इसका ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम टाइप, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ, टाइप जीरो सिस्टम में एन जीरो आ जाएगा, एन जीरो आ जाएगा। अभी अभी हमें क्या करना है, जीओ फेस को उठा के यहाँ पुट करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल, अच्छा अब खुद एनालाइज करें थोड़ा सा, मैं डायरेक्ट काम करने वाला हूँ। जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारी टर्म जीरो नहीं, सिर्फ वन बच जाएगा। तो के मल्टीप्लाई में वन, एस ऑफ जीरो वन हो गया, वन, यानी सिंपल जीओ की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। लेकिन जब मैं यहां पुट करूंगा तो मसला क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो के मेरा जीरो ही हो गया, सिंपल। क्यों, क्योंकि यहां मैं खुद देखूंगा, अगर मैं यहां जीरो पुट कर दूं तो मेरा वैसे ही के जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट से जीरो कर दिया। अब मैं अगर इसका वो निकालूं रिस्पॉन्स, तो क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट आर अपॉन, वो तो जीरो हो गया था, और लिमिट एस टेन टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस था। तो यहाँ ये मैंने पूरा के ए ले लिया था, ये क्या है, जीरो, और सॉरी जीरो, हाँ सही ना, जीरो ही आ गया। तो आर अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया। यानी स्टेडी स्टेट एरर, यानी अगर मैं टाइप जीरो सिस्टम यूज कर रहा हूँ, लॉजिकली समझते हैं, टाइप जीरो सिस्टम यूज कर रहा हूँ और पैराबोलिक इनपुट है, तो कभी भी मैं एरर को ना, यानी इसके पैरामीटर को नहीं छेड़ूंगा ना, मेरी एरर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मेरे लिए डील करना मुश्किल हो जाएगा, सिंपल। यानी पैराबोलिक इनपुट के लिए टाइप जीरो सिस्टम में यूज नहीं करूं, या टाइप जीरो सिस्टम यूज करूंगा तो एरर मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता किसी भी पैरामीटर के थ्रू, ना इनपुट के थ्रू, ना मैं इसके थ्रू मालूम कर सकता हूँ, के के थ्रू, कांस्टेंट के थ्रू। क्योंकि अगर मैं इनकी तरफ गया तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी, एरर मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा अगर मैं टाइप जीरो सिस्टम यूज करूंगा पैराबोलिक इनपुट के केस में, ठीक है। तो ये तो मेरा मतलब एरर तो इनफाइनाइट हो गया, एरर एरर में चेंज नहीं कर सकता, एरर एडजस्टेबल नहीं है। यानी स्टेडी स्टेट एरर हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने आउटपुट का, तो हम एरर को भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन टाइप जीरो अगर सिस्टम यूज करूंगा पैराबोलिक के लिए तो मैं एरर को एडजस्ट नहीं कर सकता, वो इनफाइनिटी हो जाएगा और खराब हो जाएगा। ये लॉजिकली रीजन हो इसकी। टाइप वन सिस्टम अगर यूज करते हैं, एन की पावर ऑर्डर बढ़ रहा है, मैंने जैसे बताया ऑर्डर बढ़ेगा, तो एन की पावर वन हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल, ये आपके पास वन हो गया, यहाँ पुट, अच्छा वन करने के बाद इससे ये एस कैंसिल हो जाएगा, तो कि वहां पर ऑलरेडी एस आ रहा है, ठीक है, तो एस स्क्वायर हुआ। अब मैंने पूरी एक साथ पुट करके भी दिखा दिया, अभी लिमिट अप्लाई नहीं की। तो अभी भी मेरे पास टाइप वन सिस्टम में क्या हो जाएगा, एस की वजह से जीरो हो जाएगा, और इसके बाद एट द एंड आंसर मेरे टाइप वन सिस्टम भी यूज नहीं कर सकता मैं, और बोले टाइप वन सिस्टम यूज नहीं कर सकता। यहाँ भी अगर मैं के पुट करूंगा आर अपॉन जीरो प्लस जीरो, इनफाइनाइट हो जाएगा एरर मेरा। चले, ये भी खतरनाक हो गया, मतलब बेकार है इसको यूज करना। अब टाइप टू सिस्टम पे आया, यानी ऑर्डर एक और बढ़ गया, तो एस स्क्वायर वहां, एस स्क्वायर वहां हुआ, दोनों आपस में कैंसिल हो, के आ गया, यानी के ए इज इक्वल टू के। अब इसका मतलब मैं गेन को वेरी कर सकता हूँ, इनपुट को वेरी कर सकता हूँ, और अपने एरर को क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर चेंज करूं और अपना इनपुट चेंज करूं तो मैं एरर को चेंज कर सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं। अब बस ऑनवर्ड, अब देखिए खुद आप सोचें, ऑनवर्ड जहां भी जाता चले जाऊं, एक मिनट, अच्छा ये एक चीज मुझसे मिस हो गई है, मुझे इसको डिटेल में मेंशन करना चाहिए था। हाँ, एक चीज मैंने ऑनवर्ड्स, हाँ सही सही लिखा हुआ है, वैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया, सही लिखा हुआ है, वैसे सही लिखा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कुछ एनालाइज करें, अब मैं जब टाइप थ्री सिस्टम में जाऊंगा तो एस की बार थ्री हो जाएगा, एन इजिकल टू थ्री हो गया। अब कुछ सोचें, एस स्क्वायर से एस थ्री कैंसिल होगा, नीचे एस आ जाएगा, तो बाकी ऊपर डिनोमिनेटर आपका जीरो हुआ, नीचे क्या आ गया, एस आ गया, तो के क्या हो गया, जीरो हो गया, के ए जीरो हुआ, ओ सॉरी सॉरी, नहीं सही ना, ये आपका क्यूब हुआ, एस स्क्वायर से एस थ्री कैंसिल हुआ, ठीक है। तो जब मैं पुट करूंगा लिमिट नीचे जीरो, तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, यानी के क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और के इन्फिनिटी जब मैं इस फॉर्म में पुट करूंगा एरर के, हाँ एरर के फॉर्मूला क्या था, आर अपॉन जीरो प्लस लिमिट ऑफ टेंड टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस में,
यानी ये तो मेरा के ही हो गया, के ही मेरा क्या हो गया इन्फिनिटी, तो आर अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो एरर मेरा जीरो हो जाएगा अगर मैं टाइप 3 सिस्टम यूज करूंगा, और या ऑनवर्ड जितनी भी सिस्टम यूज करता रहूं, नीचे एस की पावर बढ़ती चली जाएंगी, जीरो पुट करूंगा के जीरो हो जाएगा, आपका एरर इनफाइनाइट, एरर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी टाइप 3 ऑनवर्ड्स में जो भी कर लूं मेरा एरर हमेशा जीरो ही रहेगा, यानी एरर एडजस्टेबल नहीं है, ये मतलब है। सही है। अब अच्छा एक काम करते हैं, मैं थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं एक टाइप और करवा देता हूँ ना, एक एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ जल्दी से। एक इनपुट के लिए मैं और कराना चाह रहा हूँ, हाँ ये केस 2 रैम इनपुट ले लेते हैं। रैम इनपुट पे क्या है, टी आ गया, पहले क्या था टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और आसान थोड़ा मैंने ले लिया न्यूमेरिकल। तो क्या हो जाएगा इसका लैप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइड बाय एस की पावर n प्लस 1, ठीक है, ये इनपुट आ गया। एरर का फॉर्मूला यूज कर ले, लिमिट एस टेंड टू 0 एस मल्टीप्लाई ई ऑफ एस, ठीक है, ई ऑफ एस आपने पुट किया आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, ठीक है, ये एस स्क्वायर से एस स्क्वायर आपका कैंसिल हुआ, 1 अपॉन एस नीचे चला जाएगा, एस प्लस एस ऑफ जी ऑफ एस, एस से एस कैंसिल हुआ, एस आया नीचे चला गया, एस प्लस एस जी ऑफ एस। अब जी ऑफ एस, अब लिमिट पुट की आपने, ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा एरर, मतलब इसको क्या 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 कह देंगे हम, लिमिट एस टेंस जीरो एस जी ऑफ एस, एस टेंस जीरो एस जी ऑफ एस, इसको आप नाम दे दें के वी नाम दे दें, कोई भी कांस्टेंट नाम दे दें इसको, मैंने कांस्टेंट कह दिया के वी, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे केवी कांस्टेंट पता चल गया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट पता चल गया, मैं असल में स्टेबिलिटी कांस्टेंट मालूम करता हूं, तो ये मेन चीज होती है। अब जीएफएस देख लें, तो टाइप जीरो सिस्टम में क्या होगा, एस जीरो होगा क्योंकि एन जीरो होगा आपका, तभी बोल रहा हूं ये आपको याद होनी चाहिए जनरल टर्म, मैंने शुरू में बोला था, ये जनरल टर्म याद होगी तो आपके मामले आसान हो गए, वरना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखें, एन जीरो हुआ, ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एन जीरो होने के बाद के आपका वन हो गया, यानी के ए क्या हो गया, के ए क्या हो गया आपके पास, यानी जीओएफ आपके पास क्या हो गया के, क्यों, क्योंकि आप खुद सोचें, यहाँ एस आर है, ठीक है, तो मैं जीओएफ जब पुट करूंगा, मैं यहीं से बता सकता हूं, नीचे कुछ एस तो आ नहीं रहा इसके, जब मैं यहां पुट करूंगा जीओएफ तो मैं सिंपली लिमिट पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर के ओपन वन आ रहा होगा सिंपल, तो बाकी सारी तो इस कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएंगे, लिमिट अप्लाई करूंगा, तो केवी क्या हो गया मेरा जीरो, केवी यानी टाइप जीरो भी बेकार है यूज करना, क्योंकि केवी जीरो हुआ, डिनोमिनेटर में पुट कर दूंगा तो इनफाइनाइट, यानी एरर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये आपको लोग समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा और समझाता हूँ। ये जीओएफ है, तो मैंने सिंपल इस जीओएफ को निकाला और यहाँ पुट कर दिया, कहाँ पर पुट किया, यहाँ पुट कर दिया, तो एस मल्टीप्लाई में क्या होगा आपके पास, ये पूरी टर्म, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये भी जीरो, 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 सब में ऐसा आ रहा है, ये के अपन वन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये भी जीरो, तो के भी आपका एट द एंड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो के भी जीरो, एरर इनफाइनाइट हो गया। टाइप वन सिस्टम क्या होगा, एस की पावर एक बढ़ गई, तो अब एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ये फायदा होगा ना बस, कि अब फायदा ये होगा कि के अपॉन एस आ रहा होगा, यहाँ पर पहले वन था, अब एस आ जाएगा, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो फायदा होगा टाइप वन सिस्टम के लिए हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा होगा, के मिल रहा होगा, के वी इज इक्वल टू के। यानी अब टाइप वन पहले था पैराबोलिक में, टाइप वन में भी एरर इनफाइनाइट हो रहा था, अब थोड़ा सा जब रैम इनपुट आया तो टाइप वन पे ही वो स्टेबल हो गया, यानी अब मैं एरर को एडजस्ट कर सकता हूँ, आर बैक आ गया। टाइप टू के लिए वही काम शुरू हो जाएगा, क्या एस की पावर बढ़ गई तो नीचे डिनोमिनेटर में एस आ जाएगा, तो एस पुट करूंगा तो के वी इनफाइनाइट हो गया और एरर जीरो हो जाएगा। वहां पर क्या हो रहा था, टाइप थ्री के बाद वो क्या हो रहा था, एरर जीरो हो रहा था, अब इसमें टाइप टू पे ही एरर जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस इसके ऑनवर्ड जितनी टाइप्स होंगे सब में एरर जीरो होगा। तो ये था आपके पास निकालने के लिए स्टेबिलिटी, यानी आप किस तरह अपने स्टेडी स्टेट एरर को एडजस्ट कर सकते हो, किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आपका चैप्टर था। एक इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द स्टेप रैम पैराबोलिक एरर कांस्टेंट फॉर यूनिट फीडबैक, यानी वही है यूनिट फीडबैक का मतलब क्या है कि भाई हमने इसके जो फीडबैक ब्लॉक जो है उसको हमने लंप किया हुआ है अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ, ठीक है। तो अब हमें ये पहले से जीओएफ पता है, पहले वो जनरल फॉर्म में था, अब जीओएफ पता है, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, हमें यूनिट फीडबैक सॉरी यूनिट फीडबैक को यूज करते हुए हमें स्टेप रैम और पैराबोलिक एरर कांस्टेंट निकालें। एरर कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था, स्टेप इनपुट के लिए याद कर लें, एरर कांस्टेंट लिमिट एस टेंड टू जीरो जी ऑफ एस। रैम के लिए एक एस का ऑर्डर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू जीरो एस जी ऑफ एस,
ये असल में जब आप डेरिवेशन देखेंगे ना खुद से तब आपको याद होगा, मैं देख चुका हूँ तभी मुझे याद भी होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं अपने आपका हल्ला बला करे, पहले सिस्टम पे आ जाते हैं ना, आसान से शुरू करते हैं। मैं बात करता हूं अपना स्टेप इनपुट के लिए। तो स्टेप इनपुट के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या आ रहा है, एरर एस ई ऑफ एस, एस ई ऑफ एस, ठीक है। जब ये याद कर लें आप स्टेप इनपुट के लिए, तो आप याद कर लें लिमिट एस टेंड टू 0 एस जी ऑफ एस। देखिए आपको जनरल फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब देखिए वहां पर जनरल चीज गिवन नहीं है, वहां पर आपको पूरी एक टर्म गिवन है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। यानी आपको सबसे पहले तो स्टेप, रैम्प और पैराबोलिक के लिए आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो फिर आपको उस फॉर्मूले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जो कि गिवन है आपको। तो बेहतर है तो ये याद कर ले, ज्यादा बेहतर है। मतलब बेहतर यही है कि ये याद कर ले, याद हो जाएगा ये लिमिट एस टेंड टू 0 एस जी ऑफ एस। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि होगा क्या जब जैसे जैसे इनपुट की टाइप बढ़ रही है ना, जैसे स्टेप से रैंप पे आया तो रैंप पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये पैराबोलिक में क्यूब हो जाएगा, बस ये फर्क है। तो एक दफा याद कर ले, बाकी आपको सिर्फ पावर का इंक्रीमेंट देना है। तो अब इसमें आ जाते हैं दोबारा। अच्छा ये टेबल बना हुआ है, टेबल ही कंपैरिजन के एरर कांस्टेंट और आपके पास यानी केपी केवी की वैल्यू क्या आ रही थी, और आपके पास स्टेप, रैंप और पैराबोलिक इनपुट के लिए एरर क्या था, बस ये सिंपल बताया हुआ है। ये आप लोग खुद भी देख लीजिए। जैसे टाइप 3 के बाद क्या हुआ कि सारे एरर क्या है वो कांस्टेंट होना शुरू हो गए, यानी सारे एरर आपके पास क्या है, जीरो होना शुरू हो गए यहाँ पर देखें। जबकि टाइप 2 सिस्टम तक आपका रिस्पॉन्स आ रहा था पैराबोलिक का, लेकिन रैंप में वो जीरो हो गया था। रैंप का कब तक दे रहा था, टाइप 1 तक दे रहा था, मैंने बता दिया टाइप 2 पे वो जीरो दे रहा था। तो ये इस तरह भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या किया मैंने, जीओएस निकाला। अब मैंने क्या किया, लिमिट वही केपी। अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ना, हमें एरर कांस्टेंट निकालना है। मैं समझा एरर निकालना है, आई एम सॉरी, एरर कांस्टेंट निकालना है। तो एरर कांस्टेंट की टर्म भी आपको याद होनी चाहिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। एरर कांस्टेंट की टर्म क्या है, सिंपल, जैसे कि ये एरर है ना, स्टेडी स्टेट एरर, जब आप इसका एरर कांस्टेंट देखना चाहते हैं तो आपका जो स्टेप इनपुट होता है उसमें आपके पास फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है, जी ऑफ एस। बस ये याद कर लें, ये लिखा हुआ लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस, ये आप याद कर लें, ये एरर कांस्टेंट है इसका। अब मैं इसकी निंजा टेक्निक बताता हूँ। जब आपका स्टेप से रैंप पे जाएगा तो एक एस बढ़ जाएगा, और जब आपका पैराबोलिक पे जाएगा तो एक एस और बढ़ जाएगा, बस ये। और स्टेडी स्टेट एरर का भी आपको याद हो ही गया, एस ई ऑफ एस, ठीक है। तो आसान है ये, मुश्किल इतना नहीं है, बस आपने याद कर लेना है। यहाँ आप पुट कर दें इसको, फॉर्मूला आपने वही यूज कर लिया, केपी, तो कि हम स्टेप इनपुट के लिए देख रहे हैं फिलहाल ना, केपी आपका स्टेप इनपुट के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। जी ऑफ एस आपको साइड टर्म पता है, एस पुट कर दें, 0 पुट कर दें, आंसर आ गया केपी इन्फिनिटी। यानी केपी इन्फिनिटी का मतलब ये है, अभी फिलहाल अभी छोड़ दें। इसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, इसका स्टेडी स्टेट एरर होगा, अगर आप एरर की क्वेश्चन देखें तो क्या बनी थी, आर ऑफ एस, ये देखना, ये सॉल्व कर चुके हैं हम सब प्लेन, ये आपको डेरिवेशन से सॉल्व करके आ चुके हैं। आर अपन 1 प्लस केपी, तो केपी क्या है, इन्फिनिटी, आर अपन 1 इन्फिनिटी आया था ना, आर अपन 1 आर आ गया, यानी स्टेडी स्टेट आर क्या होगा, आर हो गया, सिंपल हो गया। इन्फिनिटी था या जीरो था, इन्फिनिटी था, जीरो मतलब, हाँ सर इन्फिनिटी था, जीरो हो गया, आर प्लस आर अपन 1 प्लस इन्फिनिटी जीरो, ठीक है। तो यानी इसका मैंने स्टेडी स्टेट एरर भी निकाल लिया, अच्छी बात है। अब जरा केवी भी आ जाते हैं। अब रैम इनपुट है, लेट्स सपोज रैम इनपुट है, तो रैम इनपुट मैंने आपको बताया एक एस बढ़ाते हैं बस, एस जी एस हो जाएगा। ये एरर कांस्टेंट है, ये एरर अभी स्टेडी एरर इसके बाद हम निकाल लेंगे, आसान है हमारे लिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये निकाला हमने, एस एस कैंसिल हुआ। अब लिमिट पुट करें इस पे, तो लिमिट पुट करने के बाद केवी कुछ टर्म आ रही है आपके पास, क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका वो निकाल लें आप, स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर अपॉन के वी, के बनानी कुछ की है मैंने, के वी, तो क्या हो जाएगा, के वी क्या है 3, तो आर अपन 3, सिंपल। और इनपुट भी आपको गिवन है मेरे ख्याल में, हाँ इनपुट भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में गिवन है, तो जो इनपुट गिवन होगा वो इनपुट आप पुट कर दें, सही है। इसी तरह के लिए काम कर लें, एक एस का ऑर्डर और बढ़ा दें, सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंपल आपने काम किया, एक ऑर्डर और बढ़ा दिया, एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
कि ये एरर कांस्टेंट है। जब आप स्टेडी स्टेट एरर पे काम करेंगे तो फिर आपके पास ये ईओएफएस हो जाएगा, सिंपल याद रखिए, ठीक है। तो इससे आसानी हो जाती है, एस ईओएफएस हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे कि अगर हम इसका स्टेडी स्टेट एरर की क्वेश्चन लिखूं तो बहुत आसान है, अगर आप लोगों को याद हो गई हो तो। एक मिनट, एक तो राइटिंग में लिख नहीं पा रहा असल में। तो ई इज इक्वल टू लिमिट आ जाएगी। बस मैं ये बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये एस क्यूब हो जाएगा। मैं मुझे माउस का बंदोबस्त सब करना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिख नहीं पा रहा मैं किसी तरह। अच्छा, एस क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ई ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई हो रही है, सर मैं लिख नहीं रहा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर हो जाएगा, एस डॉट एस। सही है। आई आई थिंक आपको समझ आ रहा हो, इतना तो समझ आ रहा होगा। खैर मैंने बता भी देता हूँ, ई ऑफ एस डॉट एस इज इक्वल टू एस क्यूब लिमिट एस टेंड टू 0 एस क्यूब ई ऑफ एस। ठीक है। तो ये आपका बस ये इस मतलब फॉर्मूला आपके इंटरचेंजेबल है, एक याद हो गया दूसरा भी याद हो जाएगा। सही, ये याद कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो फिर आपको बार बार डेरिवेशन करनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने बताया था अपना ईपीटी में। एक डेरिवेशन थी बार बार, हम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल की आपको एक दफ़ा बार बार देखना पड़ सकता है। तो इस तरह इससे अच्छा ये कि आप उसका मैट्रिक्स याद ही कर लें, तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब पार्ट बी में क्या है कि भाई ये इनपुट पता है, और आपको अभी आपने क्या निकाला, एरर कांस्टेंट निकाल लिया। आपको अब इनपुट दे दिया गया, सही है। अब आप आपसे क्या कह रहा है कि आप उसका स्टेडी स्टेट एरर मालूम करके दे दो। सिंपल अगर मैं देखूं तो पहले तो ये टाइम डोमेन में, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लैप्लास में। तो ये 1/s हो जाएगा, जैसे 1/s, तो 1/, क्या हो जाएगा ये, s n+1 1। ठीक है। तो ये तो 1/s हो गया। ये क्या हो जाएगा, 1/s²। ठीक है। तो सिंपल है, ये तो आसान है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब ये एक स्टेप क्यों है, तो कि ये पहला है, देखिए टी की पावर कैश में 0 है, स्टेप इनपुट होता है। रैप में क्या होता है, टी की पावर 1 होती है। दोनों अलग अलग इनपुट है। अलग अलग इनपुट के लिए आपको क्या, अब देखें अलग अलग इनपुट के लिए हमने अलग अलग स्टेडी स्टेट निकालना, एरर निकालना सीखे। बात याद आ रही है, लिंक बन रहा है, अलग अलग स्टेडी स्टेट एरर निकाले हमने हर इनपुट के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप और स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैम्प। ठीक है। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। स्टेडी स्टेट का मैंने अभी बताया क्या है, इनपुट डिवाइड बाय 1 प्लस केपी। केपी क्या, एरर कौन सा पहले आप निकाल चुके हो। और रैम के लिए क्या है, कि रैम के लिए क्या, इनपुट बाय केवी। ये आ गया आपके पास, केवी आप निकाल चुके 3, ये आप निकाल चुके इन्फिनिटी, ये आपका 1/∞ 0 और 2.3। तो स्टेडी स्टेट टोटल क्या आ गया, 2.3। बस पार्ट सी में क्या करना है, पार्ट सी में ज्यादा कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि, क्या कह रहा है मेरे खुद भी, कि जो आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबिलिटी हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो ये लंप हुआ हुआ तो g/s और 1 प्लस g/s। तो सिंपल मैंने क्या किया कि सबसे 1 प्लस g/s मुझे गिवन था, वही मैंने पुट किया, और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, डिनोमिनेटर निकाल लिया। वैसे ही ये डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया। सिंपल, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर देखना, वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अच्छा, मैंने सही किया है या नहीं किया है, ये मुझे बताएगा कोई। आई थिंक सही किया है। क्यों सही किया बताएं, कैसे पता चला। तो क्या मैंने यहां से इक्वेशन निकाली, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें ये पूरा मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो 1 प्लस जी ऑफ एस मुझे गिवन था। पहले मैं गलती क्या कर रहा था, ये कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैं समझता हूँ कि ये वाली ये जो डिनोमिनेटर है ये मेरा क्लोज लूप के लिए नहीं, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। पहले इसकी एक यूनिटी फीडबैक के लिए आपको पहले इसको ड्राइव करना होगा। तो क्या है, c/r इक्वल g/s डिवाइड बाय 1 प्लस g/s। तो 1 प्लस g/s आपका पूरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। रिमेंबर, ये नहीं है खाली, ये खाली आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ ये मेरा माउस कर्सर, ये आपकी नहीं नहीं नहीं, ये पूरा कंबाइनली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो इसको पूरा सॉल्व किया मैंने, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आई। फिर मैंने इसका चेक किया तो स्टेबिलिटी मेरे पास नहीं आ रही थी, क्योंकि एक अल्टरनेटिव साइन आ गया। तो ये मेरे पास क्या, अनस्टेबल हो गया। पार्ट डी में कह रहा था कि भाई क्या कह रहा था, हाँ,
क्या कह रहा था मैं खुद भूल गया, पार्ट डी में पूछ रहा था मुझसे यूज रिजल्ट टू, हाँ अब स्टेडी स्टेट है ही नहीं, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट मैंने आपको जैसे बताया कि किसी ना किसी फ्रिक्वेंसी के साथ ये यानी स्टेबल नहीं है, मतलब ऑसिलेट हो रहा है, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब आप चाहें तो उसका एक वो निकाल लें, रिस्पॉन्स निकाल लें, इसको ऑक्सिलरी कहते हैं, इसको आप आर नॉट ऑफ जेड कहते हैं, लेकिन ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स नहीं होगा आपके पास, क्योंकि स्टेबल ही नहीं हो रहा कहीं, तो स्टेबल नहीं हो रहा तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता। तो आप नीचे लिख दें कि आपका चूंकि ये अनस्टेबल है, कोई कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इनडेफिनेटली एंड डज नॉट स्टेबल। अब ये इंक्रीजिंग में नहीं लिखा, या तो वो हो सकता है कि ऑसिलेट हो रहा हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या कहते हैं, डिपेंड कर रहा होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोई भी जीरो टर्म मेरे पास नहीं आई, इसका मतलब कि आपका ऑसिलेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑसिलेट हो रहा होता तो आपकी एक रॉ पूरी जीरो हो जाती, तभी मार्जिनली स्टेबिलिटी हम निकालते हैं। तो यानी स्टेबल तो नहीं हो रहा, लेकिन या तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बस सिंपल कहते हैं आपका स्टेडी स्टेट जीरो है, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी स्टेबल नहीं हो रहा। तो ये आपका इस तरह आप स्टेडी स्टेट एरर और अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 यही हमारा कहता है कि आपका जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है उसकी स्टेबिलिटी आप किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना वो स्टेबल है। ठीक है, और इसका एरर निकाल सकते हैं, ये है। और इसका दूसरा पार्ट ये था कि हम इस क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें फीडबैक जा रहा होता है उसको कैसे चेक कर सकते हैं आइदर वो स्टेबल है या नहीं। उसके हमने मजीद केसेस देखे कि अगर आपके पास कोई लॉजिकल या मैथमेटिकल एरर आता है तो किस तरह आपको रेमेडी अप्लाई करके उसको रिप्लेस करना होगा, और किस तरह अगर वो ऑसिलेट हो रहा है तो किस तरह आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स तरह अगर रॉ जीरो हो रही तो हम आर नॉट ऑफ जीरो और आर नॉट ऑफ जेड और रॉ, और दूसरा क्या था आपके पास ऑक्सिलरी रॉ। तो हम इसको यूज करते हुए हमने क्या निकाल लिया था, जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट हो रही है वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो आज का लेक्चर काफी लंबा भी हो गया और लेकिन डिटेल्ड है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही मतलब चैप्टर 6 पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कुछ सवाल हो तो पूछ लेगा। लेकिन मैंने कोशिश की ये सारी चीज़ें कवर करूं जो कि सर ने क्लास में करवाई थी। टोटल सर की 3 क्लासेस थी, हमने उसको 1 घंटे में कवर कर दिया। तो हो सकता है थोड़ा आगे आगे करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो पूरा देख लें तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा अगर आप उसको सही से देखें। मैंने हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की है, हर एक एक मैथमेटिकल स्टेप को देखा है। तो सर क्योंकि थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो एज्यूम करते हैं हमें सब चीज़ें बेसिक पता है, लेकिन मैंने बेसिक से ही स्टार्ट लिया ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।